नमस्कार। बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे कि क्या सी वोटर सर्वे के बाद बिहार में जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनमें क्या उथल पुथल का माहौल है। दरअसल हम ये चर्चा को महत्वपूर्ण इसलिए भी मानते हैं क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जिस तरह का वोट प्रतिशत का गैप है वो निश्चित तौर पर सत्ताधारी दल के लिए भी चिंता का सबब बन सकता है। लेकिन वहीं नीतीश कुमार जिस तरीके से अपने तमाम चीजों को, अपने तमाम वादों को पूरा कर रहे हैं और हाल ही में होने वाले 2024 के परिणाम में उन्हें राइट ऑफ किया गया था। पहले राइट ऑफ किया गया था लेकिन परिणाम में उन्होंने तमाम पोल पंडित को गलत साबित कर दिया। तो आखिरकार नीतीश कर क्या रहे हैं, उनकी सरकार कर क्या रही है। विपक्षी आरोप लगा रही है अचेत हैं, रिमोट कंट्रोल से सरकार चल रही है, कुछ रिटायर्ड अधिकारी उनको घेरे हुए हैं। लेकिन क्या नीतीश कुमार का वोट प्रतिशत बरकरार है या क्या मान लिया जाए कि 20 सालों के वोटर फटीग के बाद जो सी वोटर का सर्वे है वो निश्चित तौर पर एनडीए के लिए चिंता का सबब है। दरअसल है क्या, क्योंकि आप देखें जिस तरीके से पूरे आरोप लगाए जा रहे हैं विपक्ष के द्वारा, खास तौर पर राहुल गांधी जिस तरीके से सड़कों पे उतरे हुए हैं, तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, उसके मायने और मतलब क्या निकाला जाए। क्योंकि अब गली गली में ये आवाज उठाने वाले कई लोग खड़े हो गए हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़। क्या इसका असर भी चुनाव में दिखने वाला है? ऐसी कई बातें हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं और इस बात को समझने का, क्योंकि जमीनी हकीकत क्या है उसको समझने का हम प्रयास करेंगे और हम आपको बताएंगे कि दरअसल जो सर्वेज हो रहे हैं उसमें भारी दिखाया जा रहा है तो क्यों दिखाया जा रहा है, वजह क्या है, नीतीश के पक्ष में क्या माहौल है और विपक्ष में क्या माहौल है। उन सारी बातों को करेंगे। हम सीधे चलेंगे अपने मेहमान के पास जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं निहोरा प्रसाद हैं, जेडीयू के प्रवक्ता हैं। आपका बहुत स्वागत है निहोरा प्रसाद जी। हमारे साथ प्रमोद कुमार सिन्हा जी हैं, आरजेडी प्रवक्ता हैं। आपका भी बहुत स्वागत है। और हमारे साथ राकेश पोद्दार जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। राकेश जी आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ हमारे साथ रामबंधु वत्स जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, बिहार की जमीनी हकीकत से हमें रूबरू कराएंगे। आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रमोद कुमार सिन्हा जी आपके पास आना चाहूंगा। सी वोटर सर्वे को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए पंकज जी, महागठबंधन बिहार के जन सरोकार के मुद्दे, बिहार की जनता की ज्वलन समस्याएं, और आप देखिए कि जो एसआईआर लाया तो उस एसआईआर को लेकर के जो विसंगतियां पाई गई, तो उन तमाम मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच, और इसके पहले भी हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार में निकले थे महिलाओं से संवाद करने के लिए। तो संवाद के फलस्वरूप कई चीजें जो देखने को सामने आया, जिसमें उन्होंने सबसे पहला जो था वो महंगाई को लेकर के था। तो उन्होंने ये घोषणा करने का काम किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम माई बहन मान योजना के तहत जो है हम महिलाओं को 2500 रुपया देने का काम करेंगे। जो महंगी बिजली है उसको देखते हुए उन्होंने 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात कही थी। सामाजिक सुरक्षा पेंशन 400 से बढ़ा करके 1500 रुपया करने का काम उन्होंने घोषणा करने का काम किया था। इसके अलावा कई अन्य मुद्दे, जैसे गैस सिलेंडर को 500 रुपया में करने की बात थी, युवा आयोग के गठन की बात थी, कई ऐसे मुद्दे, मिथिलांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात थी, सीमांचल डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात थी। हमारे नेता ने घोषणा करने का काम किया था। यानी कि हमारे नेता जब धरातल पर जब जनता के बीच गए और जनता से जब जनसंवाद किया तो उनकी जो पीड़ा, उनकी जो वेदना, उनके जो कष्ट थे, उनको देखते हुए इन लोगों ने हमारे नेता ने घोषणा करने का काम किया और वो जनता के जन सरोकार के वो मुद्दे थे। अब रहा सवाल सी वोटर का, तो सी वोटर का सर्वे और जिस प्रकार का ये सर्वे बार बार जो आ रहा है,
तो वो सर्वे से ज्यादा महत्व रखता है कि हम अब जनता से ही फीडबैक लेने का काम करते हैं और जनता की समस्याओं के निराकरण की दिशा में हम कैसे आगे बढ़ते हैं और हमारी सरकार बनने पर उन योजनाओं को कैसे हम मूर्त रूप देने का प्रयास करेंगे, इन सब बातों पर ध्यान देने का काम करते हैं। और आप देख रहे हैं कि 17 अगस्त से जो है ये आप जो मतदाता अधिकार यात्रा जो निकाला गया है, जिसमें लोकसभा के नेता विपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी और बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी और महागठबंधन में शामिल दल के जो शीर्ष नेतृत्व साथ में जा रहे हैं और जो गड़बड़ियां जो पाई गई उसको लेकर के जनता के बीच में जनता को जागरूक करने का काम किया जा रहा है कि जो 65 लाख से अधिक मतदाताओं का नाम काटा गया है वो क्यों काटा गया, ये महत्वपूर्ण सवाल है। आपने देखा कि हम लोग सड़क पर भी उतरने का काम किए थे, सदन में भी अपनी बातों को रखने का काम किए, लेकिन केंद्र में लोकसभा में नहीं, वो सारी बात ठीक है, वो आपने काम किया, आपने और उच्चतम न्यायालय में भी हम लोग जाने का काम किए। तो ये बतलाता है कि हमारी जवाबदेही और जिम्मेवारी जनता के प्रति है और जनता के बाजी हक और मुद्दों को लेकर के हम जनता के बीच जाने का काम कर रहे हैं। और हमको जनता पर भरोसा है कि जनता हमारी बातों पर, जो जन सरोकार के मुद्दे हैं, जिन चीजों को हम उठाने का काम करते हैं, तो जनता का जन विश्वास और जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में भी जनता ने हमें अपना विश्वास आशीर्वाद देने का काम किया था और आगामी जो चुनाव होने वाला है उसमें जनता जो है वर्तमान में जो एनडीए की सरकार है उसको बाहर भगाने का काम करेगी और महागठबंधन की सरकार बनेगी। चलिए, आप ये सारा बात तो कह रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार का एक फोकस जो है वो दिखाई पड़ता है सीधा सोशल सेक्टर और वोट बैंक पर, और नीतीश कुमार का ये स्टाइल भी रहा है। नीतीश कुमार पर जब जब चुनौती पेश की गई है कि नीतीश कुमार खत्म हो गए, नीतीश कुमार उतनी ही ताकत से वापस आते हैं। देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले कहा जा रहा था 4 सीट नहीं जीतेंगे, नीतीश कुमार सरकार बनाने में अहम हो गए। सवाल यह है निहोरा प्रसाद जी, बार बार फिर कहा जा रहा आपके मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री अचेत हैं, अब वो नेतृत्व में दम नहीं रह गया, लेकिन जिस तरीके से सोशल सेक्टर पर, वोट बैंक मैनेजमेंट पर ध्यान दिया जा रहा है, 125 यूनिट आपने बिजली फ्री कर दी, 1,86,00,000 घरेलू उपभोक्ताओं को इससे फायदा होगा। और जहां तक सवाल है कि जिस तरीके से जीविका दीदी का मानदेय बढ़ाया गया, तो कहा यह जा रहा है, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? निहोरा प्रसाद जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? पीसीआर, राकेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, पीसीआर आपको कनेक्ट कर रहा है जी। हाँ, तो ये बताइए कि सी वोटर कह रहा है कि अभी भी तेजस्वी यादव सबसे पॉपुलर हैं, आप स्टेप पर स्टेप उठा रहे हैं, आपको लग रहा है वोटर फटीग वो कारण है कि तेजस्वी सीएम बन जाएंगे? राकेश पोद्दार जी। देखिए पंकज जी, जिस सी वोटर की हम बात करें तो किस प्रकार आप देख सकते हैं कि हरियाणा में भी चुनाव हमें हरा रहे थे, महाराष्ट्र में भी चुनाव हरा रहे थे, दिल्ली के भी चुनाव हरा रहे थे, लेकिन हमने हारा नहीं, हमने जीतने का काम किया, जनता के मुद्दे को उठाने का काम किया। और बिहार की बात, आप जो वोट की बात कर रहे हैं, प्रतिशत की बात कर रहे हैं, तो 2024 में 45.5% वोट हमारे पास था। उसके बाद इन्होंने गुमराह किया पूरे देश के अंदर, पूरे बिहार में गुमराह किया कि संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, फिर भी जनता ने हमें 30 सीटें बिहार में दी और सरकार हम बनाने में कामयाब हुए। और रही बात 2020 में, जब हमारे पास लगभग 54% वोट था और चिराग पासवान जी हमारे साथ चुनाव नहीं लड़ रहे थे, 17,000 वोटों का फर्क 2020 में था महागठबंधन से। हमारा 12,000 कुछ 100 वोटों का, 17 का नहीं था राकेश जी, 12,000 वोटों का फर्क था, ठीक है, मैं 12,000 वोटों का फर्क था। तो आप देख सकते हैं आज चिराग पासवान हमारे साथ हैं, जीतन राम मांझी जी कंधे से कंधे मिला के देश के प्रधानमंत्री के साथ चल रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी आज हमारे साथ। नहीं, ठीक है, तो हम उपेंद्र कुशवाहा जी आपके साथ हैं, आपके साथ चिराग पासवान भी हैं, लेकिन निहोरा प्रसाद जी 10 लाख नौकरी आप देते हैं, 125 यूनिट बिजली फ्री आप देते हैं, 49 लाख रोजगार उपलब्ध करा चुके हैं, फिर भी सी वोटर बता रहा है कि 37% लोग
तेजस्वी यादव को सीएम बनते हुए देखना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि वो वोटर फटीग वो वजह है जिस वजह से लोग तेजस्वी को ज्यादा संख्या में पसंद कर रहे हैं? जी, आपने देखा ही है कि किस प्रकार महाराष्ट्र के बारे में एक सर्वे करने वाले वोट के बारे में ट्वीट किया, डिलीट किया, माफी मांगी। तो इस देश में सर्वे कई तरह के होते हैं और सर्वे से ही परिणाम मान लिया जाए, ऐसा हुआ नहीं है। क्योंकि असली सर्वे तब होगा जब चुनाव का डिक्लेरेशन होगा और प्रचार शुरू होगा तो असली सर्वे आएगा। अभी तो सर्वे माहौल बनाने का कई तरह के, जो मैं नहीं खोलना चाहता हूँ बात, जो सर्वे करने वाले लोग हैं कई तरह के बातों से प्रभावित होकर, कई चीजों से प्रभावित होकर ऐसा सर्वे किया करते हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी सारे लोगों ने प्रयास किया, चाहे पॉलिटिकल पार्टी हो या देश के पत्रकार, नेशनल मीडिया ने भी कहा कि नीतीश कुमार इस बार स्वाहा हो जाएंगे और 5 सीट भी लोकसभा में नहीं प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन परिणाम क्या है? सारे लोगों का कयास और सारे लोगों का जो विचार था नेशनल स्तर पर, वो सारे के सारे धरे रह गए और नीतीश कुमार ने अच्छी खासी सीटों को अपने भी जीता और एनडीए को भी जिताने का काम नीतीश कुमार ने किया। अब बाई इलेक्शन 4 हुए बिहार में, वह भी आप आकलन कर लीजिए। वो 4 में भी लोग कहते थे आरजेडी वाले कि खाता भी नहीं खुलेगा एनडीए का और नीतीश कुमार जी का। चारों का चारों 7 सीट हम लोगों ने लिया। देखिए, बिहार इतना प्रसिद्ध रहा है 15 वर्ष तक कि आज भी लोग सुनता है कि तेजस्वी की सरकार बन जाएगी तो लोगों का रूह कांप जाता है। आज भी भय से बिहार, इनके सरकार के भय से उबरा नहीं है बिहार। इसलिए यह मानना या सर्वे करना कि तेजस्वी यादव को लोग चाहते हैं, संभव नहीं है। यह संभव ही नहीं, क्योंकि बड़ा तबका यानी 80 से 85% लोग। चलिए, मुझे लगता है हर चुनाव अपने आप में एक अलग परीक्षा है और लोग क्या चाहते हैं वो चुनाव परिणाम के बाद ही साबित होता है। प्रमोद जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं राजनीतिक विश्लेषक के पास जाऊंगा। क्विक आंसर, आप क्या कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल क्विक आंसर देंगे पंकज जी। इन्होंने अभी कहा कि विकास कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, तो सड़कों पर जो जनता का आक्रोश दिखाई पड़ रहा है 3 दिनों के भीतर, जिस प्रकार से 2 मंत्री को, सरकार के 2 मंत्री को खदेड़ा गया, एक राजधानी पटना में, दूसरा नालंदा जिला में, तो जनता का आक्रोश जो है वो सामने दिखाई पड़ रहा है। अगर ये काम किए होते तो अभी हाल के दिनों में आप देखिएगा 15 दिनों के भीतर जिस प्रकार से ये ताबड़तोड़ चुनावी मौसम में चुनावी जुमलों की जो है घोषणा करने का ये काम कर रहे हैं ना, ये 20 वर्षों से शासन सत्ता में रहने के बाद इनको काम करना चाहिए था। वो उद्योग धंधे अब लगाने की बात कर रहे हैं, तो 20 सालों से सरकार में क्यों नहीं एक भी उद्योग धंधा लगाने का काम किए? क्यों नीति आयोग के रिपोर्ट में अंतिम पंक्ति पे खड़े हैं? ये क्यों नहीं बता पाते हैं कि हर सेक्टर में बिहार अंतिम पंक्ति पे खड़ा है? ये बतलाने की जरूरत है ना। लॉ एंड ऑर्डर जो है पूरी तरह से ध्वस्त है, इस पर क्यों नहीं जवाब देते? ये 2005 के पहले चले जाते हैं, डबल विंडो। लेकिन वर्तमान में जो है जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है, राजधानी पटना में गोलियों की तरतराहट सुनाई पड़ती है, उस पर एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकलता है। लेकिन ये जब भी बोलेंगे, मुंह खोलेंगे, 2005 के पहले जाएंगे, वर्तमान पे बात नहीं कर सकते हैं। और ये तो नकलची सरकार है। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी की तमाम उन घोषणाओं का नकल करने का काम कर रहे हैं, लेकिन नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है, दृढ़ इच्छा शक्ति और विजन की जरूरत होती है, जो इनके पास नहीं है। अगर हुआ होता तो आज बिहार नहीं, लेकिन प्रमोद जी 2020 के कैंपेन में भी नीतीश जी की सभा में बहुत जगह हुट आउट किया गया, जबकि उस समय उपेंद्र कुशवाहा भी साथ में नहीं थे।
चिराग पासवान भी साथ में नहीं थे, फिर भी नीतीश सरकार बनी। नीतीश सरकार 2000 बनी, वो कौन लोग 2000 थे जो नीतीश बिल्कुल। कुमार की सभा में उन्हें हुट आउट करने का प्रयास करते थे? 2020 के चुनाव में अगर शासनादेश के बल पर ये लोग कुछ पंकज जी चीजें कुछ बुलाए हैं अगर तो जैसे बोलने नहीं दीजिएगा, छीने जाते, तरफा चलेगा। अगर जिस प्रकार से 12,000 वोटों का पंकज जी, मात्र ये अंतर रह राकेश गया, पोद्दार जी बोलना चाह रहे हैं, राकेश पोद्दार जी बोलना चाह रहे हैं, लाइए इनको। इन लोगों ने जी। जो है शासनादेश के बल पर पंकज छीनने जी, का काम हाँ, किया। हाँ, बोलिए, नहीं तो बोलिए। तेजस्वी राकेश जी, यादव बोलिए। जी ही पहले मुख्यमंत्री इसको होते थोड़ा सा और चुप जनता ने करवाइए, उन्हीं इनका मैं को पर्दा अपना खोल दूं। आशीर्वाद देने ये का जो काम किया अपराध था। हत्याएं पे जो बात कर रहे हैं, प्रमोद जी, आपके नेता, बिहार के विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जब शहाबुद्दीन साहब के अमर रहे की बात करेंगे तो बिहार में तो अराजकता फैलेगा ही फैलेगा। आपके प्रदेश अराजकता का अध्यक्ष माहौल बना मंगीलाल हुआ है राकेश जी। देख महोदय, लीजिए मैं मंत्री ऐसा को कैसे डिबेट नहीं करता हूं, भगाया आपकी जा बात रहा मैं है, ध्यानपूर्वक सुन रहा था। मंत्री को पंकज जी, कैसे भगाया आपसे जा रहा है, निवेदन है, लपेटा जा रहा है, प्रमोद जी, कैसे प्रमोद जा जी, रहा है। प्रमोद जी, आप सुन लीजिए ना, तब जवाब दीजिएगा। आप सुन लीजिए तब जवाब दीजिएगा। हाँ, हाँ, वन एट ए टाइम प्लीज। हाँ, बोलिए, बोलिए। पंकज जी, जब शहाबुद्दीन साहब अमर रहे, जिस व्यक्ति ने ब्राह्मण के घर में जाकर 7 साल 8 साल बच्चे को तेजाब से नहलाया हो, और आज की बात कर रहा हूं, 1 महीने पहले की बात कर रहा हूं, पुरानी बात नहीं कर रहा हूं। शहाबुद्दीन साहब अमर रहे, इनके प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल कहते हैं कि भूरा बाल साफ करो, भू से भूमियार को साफ करो, भूरा रोज से राजपूत को साफ करो, लाला को साफ करो। ऐसी बातें करेंगे बिहार में विपक्ष के नेता, इनके नेता, तो बिहार में क्या होगा? बिहार में तो अराजकता फैलेगी ही फैलेगी। लोग तो सड़कों पे आएंगे। आज मुद्दा है बिहार में विकास, एक तरफ वंशवाद का पाया खड़ा है, अरे विकास कहाँ राहुल डुबकी गांधी लगा बिहार देता में है राजनीतिक विरासत राकेश खोल रहे जी, हैं। विकास प्रेम कहाँ रंजन डुबकी जी, लगाता है जब एक पखवाड़े में भैया दर्जनों पंकज जी, फूल मैं पुलिया आपसे डुबकी निवेदन करता लगाता हूं, एक है, मिनट भी तो बोलने जल दिया प्रवाह जाए। में समाधि आपसे लेने का निवेदन काम करता, करता है, लोकतंत्र में मेरा उस बोलने का समय अधिकार कहाँ है। आपका विकास रहता है? लोकतंत्र में राकेश जी, आप बोलते रहिए। अरे आप बोलते रहिए, नहीं तो आरजेडी वाले आपको बोलने नहीं देंगे। अगर आप ऐसे चुप हो जाइएगा तो आरजेडी के लोग नहीं बोलने देंगे। नहीं, जो मेरा सवाल है पंकज जी, कि एक पखवाड़े में, और देखिए भ्रष्टाचार किस प्रकार से चरम पर है, किसी भी इंजीनियर के यहाँ देखिए जब छापा पड़ रहा है तो करोड़ों रुपये कर रहे हैं, मुझे मनाना पड़ रहा है। मैं आ रहा हूं आप लोग के पास। मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं और प्रमोद जी से ही सवाल करना चाहूंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, रामबंधु बस जी, आपको नहीं लगता कि ये 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात की आरजेडी ने, नीतीश कुमार ने 125 यूनिट बिजली फ्री दे करके पहले ही उनके मुद्दे की धार को कुंद कर दिया। इन्होंने 2500 रुपया माई बहन योजना में देने की बात की। नीतीश कुमार ने जीविका दीदी और अन्य तरीके से पैसे बढ़ा करके उनकी धार को कुंद कर दिया। तीसरा सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि जिस तरीके से 10 लाख रोजगार, 10 लाख नौकरी और 39 लाख लोगों को रोजगार देने का दावा जो नीतीश कुमार की सरकार कर रही है और लगातार वैकेंसीज निकल रही हैं बिहार में, यह हकीकत है। बिहार की सरकार शायद उस तरह का मार्केटिंग नहीं कर पाती है जिस तरीके से और सरकारें करती हैं। क्या आपको लग रहा है कि मैं आ रहा हूं आप लोग के, जरा एक बार पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आ रहा हूं, बहुत समय दूंगा, आप लोग सब बोलिएगा। मैं रामबंधु बस जी आपसे यह पूछना चाहता हूं कि अगर इन सारे कवायद के बावजूद अगर नीतीश कुमार को राइट ऑफ करने की फिर से बात चल रही है, तो क्या आपको लगता है कि यह उसी तरीके से गलत साबित होगा जैसे लोकसभा में गलत साबित हुआ है? कुमार का जो ग्राफ है, उनके कल्याणकारी योजनाओं की जिस तरीके से कुछ महीनों के अंदर उन्होंने निर्णय लिया है और उन्होंने जो रोजगार का वादा किया है, इससे उनके ग्राफ में बढ़ोतरी हुई है। निश्चित रूप से उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। देखिए, नीतीश कुमार को लेकर के पिछले 4-5-6 महीनों में एक जो चर्चा में आती थी, उनके तबीयत को लेकर के जो बातें चलती थी, उस पे भी एक विराम लग गया है। अब जिस तरीके से वो एक के बाद एक निर्णय ले रहे हैं, तो लोगों को लगता है कि ये नीतीश कुमार अब अभी भी स्वयं ही निर्णय ले रहे हैं।
जैसा कि मीडिया में भी और अक्सर विपक्षी पार्टी भी आरोप लगाती थी और इस चीज की अटकलबाजी मीडिया में होती थी कि क्या नीतीश कुमार खुद सरकार चला रहे हैं, स्वयं निर्णय ले रहे हैं या नहीं। तो इस चीज पे लगाम लगा है और ऐसा लगाम लगना मुझे लगता है कि नीतीश कुमार के लिए या खासकर जदयू के लिए एक अच्छी उपलब्धि है, बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इसका एक मैसेज जनता में भी जा रहा था। जो उनका जो जनाधार है, अति पिछड़ा समाज हो, लोकुश समाज हो, उनको लग रहा था कि मेरे नेता वास्तव में सक्रिय हैं या नहीं। तो वो हाल के दिनों में जिस तरीके से निर्णय ले रहे हैं और उस निर्णय का प्रभाव गरीब तबका पर और खासकर बिहार के जो लोअर मिडिल क्लास है वो भी बड़े पैमाने पर लाभान्वित हो रही है। तो नीतीश कुमार की लोकप्रियता में एक उछाल आया है जो आज से 4-5-6 महीने पहले उनकी लोकप्रियता में गिरावट वाली स्थिति थी। तो ये लाभ वाली बात है। अब जहां तक जो जिस सर्वे की आप बात कर रहे थे, इसमें एक बात समझने वाली है कि इसमें एनडीए के 3 उम्मीदवारों को सीएम के रूप में देखा गया है और सवाल पूछा गया है, जिसमें बीजेपी के भी सम्राट चौधरी हैं, चिराग पासवान भी हैं और उधर महागठबंधन में सीएम के रूप में केवल तेजस्वी यादव को लेकर के ही सवाल पूछा गया है। तो इसलिए भी ये जो मैं ये नहीं कह रहा कि सर्वे गलत है, लेकिन इसके आंकड़ों में जो अंतर अगर तेजस्वी बनाम नीतीश कुमार को देख रहे हैं तो उसका एक कारण यह भी हो सकता है कि इसमें मुख्यमंत्री के रूप में एनडीए से 3 दावेदार बताए गए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो वक्त है वो बीजेपी के लिए सावधानी का है कि नीतीश कुमार के चेहरे के साथ, नीतीश कुमार के लोकप्रियता के साथ कुछ भी वो छेड़छाड़ न करें, क्योंकि बहुत ही संवेदनशील है ये चुनाव। देखिए जो अति पिछड़ी जाति है उसमें ये मैसेज पिछले कुछ महीनों तक थी कि कहीं बीजेपी नीतीश कुमार को अपने या जदयू को अपने ग्रैपिंग में ले तो नहीं ली है, जदयू का निर्णय कौन ले रहा है। तो इन सभी बातों पे नीतीश कुमार ने लगाम लगाई है अपने निर्णयों के द्वारा। अब अगर ऐसा लगेगा कि नीतीश कुमार को बीजेपी ही लांघना चाहती है तो इसका एक नकारात्मक प्रभाव जाएगा। और जब भी चुनाव हुआ है ये बात बिल्कुल सही है कि नीतीश कुमार का निर्णय बहुत ठोस तरीके से आया है। आज मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी के रास्ते में एक ही चैलेंज है, वो ये जनता को बताना कि चुनाव के बाद भी वो भी उनके अपने जनाधार को बताना कि चुनाव के बाद भी वही मुख्यमंत्री रहेंगे और आने वाले दिनों में भी जदयू का कोई उत्तराधिकारी रहेगा, चाहे वो जो भी रहे, वो निशांत जी रहे या नीतीश कुमार स्वयं ही रहे, स्वयं ही उनके हाथ में जदयू रहे या फिर निशांत जी रहे, कोई भी रहे, लेकिन जदयू सुरक्षित हाथों में रहेगा। अगर ये मैसेज वो चुनाव के पूर्व, मतदान के पूर्व अगर वो जनता में फैलाने में सफल हो गए तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी का जलवा पुराने चुनाव की तरह रहेगा ही रहेगा। इसमें इसमें नहीं, वो सारी बातें ठीक है, आप कह रहे हैं। अब वो जो अचेत वाली बात, वो सारी बातें भी दूर हो गई। प्रमोद जी, आ रहा हूं आपके पास, आप इंतजार कर रहे हैं, निहोरा प्रसाद जी भी इंतजार कर रहे हैं। मैं पहले निहोरा प्रसाद जी से सवाल ले लूं, फिर आपके पास आऊंगा प्रमोद जी। निहोरा प्रसाद जी, इस सब के बावजूद क्या आपको लगता है वोटर फटीग एक बड़ा कारण है जो पिछले 20 सालों से नीतीश कुमार को देखते देखते ऊब गया है? अब नए मुख्यमंत्री की तलाश में लोग हैं और ये फैक्टर शायद जेडीयू को नुकसान पहुंचा सकता है। नहीं पंकज जी, ऐसा आकलन करना उचित नहीं है। मैं दो बात कहना चाह रहा हूँ। आरजेडी के मित्र ने कहा कि बिहार में विकास कहीं नहीं दिखता है। मुझको आश्चर्य लगता है कि बिहार के किसी कोने में जाइए, विकास भरा हुआ है, लोग खुली आंखों से देख रहे हैं और ये कहते हैं विकास नहीं हुआ है। तो इससे बड़ा मिथ्या प्रचार, मिथ्या बातें क्या होगी। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि मीडिया और आरजेडी के लोग कहते हैं कि नीतीश कुमार ने हमारा अनुकरण किया है। मुझको आश्चर्य लगता है, इंजीनियर व्यक्ति नौमा फेल का अनुकरण करे तो शायद देश का क्या दुर्गति होगा ये समझ में नहीं आता है। 2005 में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने, तेजस्वी को मुश्किल से 15 वर्ष उम्र होगा उस समय, अच्छे से लगातार अभी तक 150 योजनाएं घोषित किया। चाहे पंचायती नगर निकाय में आरक्षण का सवाल हो, चाहे महिलाओं को 35% आरक्षण देने का सवाल हो, चाहे महिलाओं को ताकत देने का सवाल हो, चाहे स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड देने का सवाल हो,
चाहे छात्रों को प्रोत्साहित राशि देने का सवाल हो, चाहे पोशाक और साइकिल योजना देने का सवाल हो, ऐसे 150 योजनाएं नीतीश कुमार जी बिहार में चला रहे हैं। तो वो किसका अनुकरण किया गया, ये जरा बताएं तेजस्वी यादव। यानी इस प्रकार जब अवसर मिला इन लोगों को तो धन बनाया, जब अवसर नहीं जनता दे रही है तो नई नई बातें जनता के बीच में ले जा रहे हैं। तो जनता इस बात को समझती है कि नीतीश कुमार किसी का नकल नहीं, जो अपनी सोच है, समझ है, जो समाजवाद का समझ है, कर्पूरी ठाकुर जी और लोहिया का समझ जो सोच है, उन चीजों को लाने का काम कर रहे हैं। भाई ये लोग तो चोरी करने वाले हैं, साइकिल चोरी कभी कर लेते हैं, कभी बिहार का धन चोरी कर लेते हैं। एक बात पंकज जी आपको स्मरण दिलाऊं, शायद आप भी जानते हैं कि नहीं जानते हैं, जब लालू यादव जी मुख्यमंत्री बने थे तो एक घोषणा किया था पब्लिक मीटिंग में कि अगर बिहार के कोष का 1 पैसा खाऊंगा तो गऊ के खून बराबर होगा। बिहार के लोगों ने कहा कि भाई ऐसा मुख्यमंत्री तो बिहार को कभी मिला नहीं, घोषणा किया कि 1 पैसा नहीं खाऊंगा, अब पूरे खजाने को खा गए। तो यही आरजेडी का हाल है, घोषणा भले ही करते फिरे वोट के लिए, लेकिन सत्ता आने के बाद बिहार को किस प्रकार खाएंगे जनता इस बात को समझती है, इसलिए इनके बरगलाने पर जनता नहीं जाने वाली है। चाहे वोट अधिकार यात्रा आप कॉन्फिडेंट हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, ये अच्छी बात है। मुझे लगता है कॉन्फिडेंट है, मुझे लगता है प्रमोद जी इस बात का जवाब देंगे। प्रमोद जी, आप अपने मुद्दे को चुराने की बात तो कहते हैं, लेकिन आपको लगता है कि पॉलिटिकली कहीं ना कहीं अब आपको नुकसान कर देगा? आप जो बोलते हैं वो कर देते हैं, आप बोल के रह जाते हैं, वो सरकार में वो कर देते हैं। पंकज जी थोड़ा समय दीजिएगा। जी जी, बोलिए बोलिए बोलिए। जिक्र जो है जदयू के प्रवक्ता ने करने का काम किया। सबसे पहले तो इनको ये जो कहते हैं कि हमारे नेता के पास विजन है, तो जब 2020 में 4.5 लाख रिक्त पद बिहार में रखे हुए थे तो ये लोग किस लिए संयोजक रखे हुए थे? जब युवा ओवर एज हो जा रहे थे और खाली पद रखे हुए थे। जब हमारे नेता ने घोषणा करने का काम किया तो चिल्ला करके माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते हैं कि कहता है नौकरी देंगे, पैसा कहां से लाएंगे? अरे ये तो पब्लिक डोमेन में सारी बातें हैं ना। 2022 तक इनकी सरकार रही, 9 अगस्त 2022 के पहले इन्होंने तो एक भी सरकारी नौकरी देने का काम नहीं किया। 9 अगस्त 2022 के बाद जब हम लोग सरकार में शामिल हुए और हमारी दृढ़ इच्छा शक्ति और विजन था कि हम जब आएंगे तो हम नौकरी सरकारी देने का काम करेंगे, तब हम उस पर काम किए और 17 माह में 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किए। तो ये बतलाने के लिए पर्याप्त है कि नीतीश कुमार जी के पास अगर नौकरी देने की बात होती तो वो नियोजित शिक्षक की बहाली नहीं करते, संविदा पे बहाल नहीं करते, बल्कि उसको सरकारी नौकरी देते। और हमारे नेता ने जो कहा उसको उन्होंने करने का काम किया। ये कई बातें करते हैं, सिर्फ जो है उम्र से अनुभव नहीं हो जाता है। अगर उम्र तो जो 17 माह में हम लोगों ने आईटी पॉलिसी, टूरिज्म पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी लाने का काम किया, वो काम नीतीश कुमार जी बहुत पहले कर दिए होते। आज जो चुनाव के समय में जो घोषणा कर रहे हैं कि हम जो है उद्योग धंधे लगवाने का काम कर रहे हैं, उद्योगपति आएंगे तो उनको इस तरह से हम राहत पहुंचाने का काम करेंगे, जमीन मुहैया कराने का काम करेंगे। तो 20 सालों में आप क्या कर रहे थे? 20 सालों से आप माननीय मुख्यमंत्री हैं, क्या करने का काम कर रहे थे? और ये हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी पर जो तोहमत लगाने का काम करते हैं, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने ही उसको जो है FIR दर्ज करने के लिए कहा था। निहोरा प्रसाद यादव जी को मालूम है। पंकज जी थोड़ा सा पंकज जी सुन लीजिए ना बात को। कई बातें कहने का काम किया तो सवाल उठता है कि भारत की न्याय प्रणाली पर हमको भरोसा है, हम न्याय के लिए आगे बढ़े हुए हैं और हमको न्याय मिलेगा, इसकी हमको पूरी उम्मीद है। लेकिन ये लोग जो अभी 71,000 करोड़ का जो कैग की रिपोर्ट में जो आया कि इन्होंने कोई हिसाब किताब नहीं दिया है, इस पर ये लोग क्या देंगे? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सृजन घोटाला करने का आरोप लगाते हैं, NRHM घोटाला करने का आरोप लगाते हैं, दवा घोटाला, बीज घोटाला, शौचालय घोटाला, 33 घोटाला का आरोप लगाते हैं, उस पर ये लोग क्या कहेंगे? सवाल उठता है कि हम लोग जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के
डराने से हम लोग डरने वाले नहीं है, हम लोग नहीं, सत्ता नहीं, बदलने वाले नहीं, लोग नहीं, नहीं बिल्कुल, हैं। बिल्कुल नहीं, नहीं, ठीक। एक सेकंड, वो जी। कई भ्रष्टाचारियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आरोप लगाते थे, आज सारे भ्रष्टाचारी भाजपा में ठीक है, शामिल हो आप गए हैं, साबुन से नहला करके। तो आपने नीतीश कुमार, एक सेकंड, जी। नीतीश कुमार जी अगर जो है से किस कारण से भाजपा के साथ चले गए सरकार में, जबकि सरकार जो महागठबंधन की सरकार थी, सरकारी नौकरी देने का काम कर रहा था, अच्छा काम कर रहा था, आईटी पॉलिसी से लेकर टूरिज्म पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी लाने का काम कर रहा था। नहीं, नहीं, तो वो चले गए तो आपको दुख है क्या? अब वो चले गए तो आपको दुख है क्या? मतलब आप उनको बेहतर मुख्यमंत्री मानते हैं क्या? आपको मलाल है क्या? मैं दुख की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो भ्रष्टाचारी, जिन पर आरोप लगाते हैं कि ये भ्रष्टाचारी है, और वो खुद भाजपा में शामिल हो जाते हैं, तो किस परिस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी गए? मैं उस ठीक है, परिस्थिति जो भी हो, हम आपकी बात मान लेते हैं। आपको इस बात का मलाल है क्या? और मलाल की वजह यह है उनके पास 13% वोट इंटैक्ट है। मलाल नहीं है, हम तो जनता के लिए हैं और जनता के लिए काम करने के लिए जाने जाते हैं। हमारे नेता का आशीर्वाद, नेता को तो 2020 में ही जनता का मिल चुका है, और जो काम हमने 17 माह में किया है ना, वो तो 4-5% ही था। अभी तो 100% काम करना बाकी है। वो ट्रेलर था, उसकी पूरी फिल्म हम लोग को दिखलाना है जनता के बीच, उनके तमाम। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपकी बातों का जवाब भी ले लेते हैं। राकेश पोद्दार जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? राकेश पोद्दार जी, लगता उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। रामबंधु वत्स जी, आरजेडी की नाराजगी तो है, लेकिन जब 17 महीने सरकार में थी तो आरजेडी भी नीतीश कुमार की बहुत तारीफ करती है। बड़ा सवाल ये उठता है, बीजेपी विरोध में जाए या आरजेडी विरोध में जाए, नीतीश तो दोनों को चाहिए। ऐसे में गंभीर सवाल ये उठता है कि अभी की जो स्थिति है वर्तमान समय में, अभी भी वो स्थिति बनी हुई है क्या कि नीतीश जिधर रहेंगे पलड़ा उसी का भारी होगा, जबकि कांग्रेस एसआईआर के मुद्दे को लेकर के उतरी हुई है, वोट चोर गद्दी छोड़, तरह तरह का आरोप आरजेडी लगा रही है। क्या इस सब आरोपों का फायदा होता हुआ महागठबंधन को दिखाई पड़ रहा है क्या? और अभी भी नीतीश की वजह से एनडीए मजबूत दिखाई पड़ रहा है क्या? आप कैसे देखते हैं इसको? जी बिल्कुल, नीतीश कुमार के साथ जो जनाधार है कमोवेश आज भी कायम दिखता है, अगर आप जमीन पे जाएंगे, लोगों से बातचीत करेंगे तो। और जब वो आरजेडी के साथ थे तो तेजस्वी यादव उनको देश के सबसे बेहतर मुख्यमंत्री भी बताए थे। आज वो बीजेपी के साथ हैं तो बीजेपी भी उनकी तारीफ करती है। इसका कारण यही है कि वो जहां रहेंगे वहां पे उनके साथ उनका जनमत जाता है और फिर वही पार्टी, वही गठबंधन सत्ता में आती है। ये तो सीधी सपाट बात है। आज भी उनके साथ उनका जनाधार कमोबेश है ही, और अगर जो नहीं है उसका कारण अभी सिर्फ यही एक मैसेज है कि क्या नीतीश कुमार चुनाव के बाद मुख्यमंत्री रहेंगे या चुनाव के बाद जदयू का क्या हाल होगा। लेकिन अगर इन बातों को छोड़ दें तो उनके राह में कोई बहुत बड़ा अवरोध दिखाई नहीं देता है। और जो एसआईआर का मुद्दा है, एसआईआर का जो मुद्दा है, ये भले ही विपक्षी पार्टी इसको इस वक्त बहुत बड़ा मुद्दा बनाए हुए है, लेकिन ये 2024 के संविधान बचाओ वाले आंदोलन की तरह नहीं बन पाएगा। जो संविधान बचाओ वाला जो मुहिम था 24 में, वो कहीं ना कहीं उसके जरिए विपक्षी पार्टी ये बताना चाह रही थी कि अब आपका आरक्षण खतरे में है। अब लेकिन इस बार उस तरह का माहौल नहीं है। खुद बीजेपी भी जातिगत जनगणना की बात की है। बिहार में जो जातिगत जनगणना हुई है वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही हुई है। शुरुआत महागठबंधन में हुई और अंत एनडीए में हुआ, लेकिन नीतीश का नेतृत्व तो रहा ही। तो अब आरक्षण वाले इशू को लेकर के विपक्षी पार्टी कोई उस तरीके की मुहिम नहीं चला सकते हैं। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा मुद्दा है जो उनके हाथ में इस वक्त नहीं है। जो उनकी ताकत थी, जिसके बदौलत वो बीजेपी का भी सामना करते थे या नीतीश को भी गिरते थे, वो था आरक्षण, जो इस वक्त नहीं है। एसआईआर का मुद्दा को वो आरक्षण पे नहीं जोड़ पा रहे हैं। एसआईआर के जरिए वो ये बता पा रहे हैं कि अल्पसंख्यक समाज का वोटर काटा जा रहा है, अति पिछड़ी जाति का वोटर काटा जा रहा है, लेकिन वो उस तरीके का जम नहीं रहा है। तो अगर एसआईआर का मुद्दा जब आरक्षण तक नहीं जा पा रहा है तो उसका कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं हो पाएगा। और दूसरी बात यह है कि हाँ, आ रहे प्रमोद जी, आ रहे हैं जी। एक तरफ नीतीश कुमार जहां
एक के बाद एक जन उपयोगी और कल्याणकारी योजनाओं का बिजली है, पानी है, सड़क आदि की बात कर रहे हैं, घोषणाएं कर रहे हैं, वहां विपक्षी पार्टी के पास अब क्या मुद्दा है? नहीं, ठीक मुझे है, लगता है कि ठीक है, मैं इस बात को समझता हूं। देखिए, कानून व्यवस्था को लेकर के आरजेडी मुखर है, और यह बात सच है कि जिस कानून व्यवस्था की बात कभी एनडीए करती थी, उस तरह की कानून व्यवस्था तो इस बार नहीं दिखी, और इसलिए सवाल तो बनता है। पर बड़ा सवाल यह है कि क्या आरजेडी कानून व्यवस्था की बात करे और एनडीए से बेहतर कानून व्यवस्था देने का वादा भी करे, तो क्या जनता उस पर विश्वास करेगी? यह बड़ा सवाल है। मैं बिल्कुल इस बात से सहमत हूं कि लॉ एंड ऑर्डर बड़ा मसला है। हाल फिलहाल में जितने वारदात हुए हैं, मर्डर हुआ है, पुलिस को दौड़ा दौड़ा के पीटा गया है, ये सारे मसले बेहद गंभीर हैं। लेकिन सवाल यह है कि उठाने वाली पार्टी आरजेडी पर क्या जनता कानून को लेकर के भरोसा करेगी? क्योंकि अब इन्होंने एक नैरेटिव तो चलाया महाजंगल राज। क्या जनता की अदालत में इसको पसंद किया जाएगा, ट्रस्ट किया जाएगा? मैं चाहूंगा प्रमोद जी आप इसका जवाब दें, फिर मैं निहोरा प्रसाद जी के पास जाऊंगा। मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, उसके पहले थोड़ा सा राम बंधु जी जो बोल रहे थे, जिस राजनीतिक चश्मे से ये देखने का प्रयास कर रहे हैं, 17 अगस्त से लगातार मतदाता अधिकार यात्रा पूरे बिहार में चल रहा है, आज 12वां 13वां दिन है, तो ये इनको देखना चाहिए कि जो भीड़ सड़कों पे उमड़ रही है लाखों की संख्या में, वो बिहार के ही मतदाता हैं, और उनका समर्पण और समर्थन जिस प्रकार से महागठबंधन को मिल रहा है, शायद राम बंधु जी को दिखलाई नहीं पड़ रहा है। रहा सवाल, इन्होंने कहा कि आरक्षण के मुद्दे पर, तो आरक्षण तो हम लोग जब जातीय गणना करा करके जो है 75% आरक्षण जो है बढ़ाने का काम किए थे, तब आपने देखा, और जब 9वीं अनुसूची में हम लोगों ने उसको शामिल करने की मांग की थी, तो यही भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार ने उसको अनसुना करने का काम किया। नहीं तो आज जो है 75% बढ़े हुए आरक्षण का लाभ जो है बिहार के मतदाताओं को मिल रहा होता। ये सबसे बड़ी बात है। ये आरक्षण चोर, आरक्षण खोर हैं, अब वोट चोरी करके चाह रहे हैं किसी प्रकार से बिहार की सत्ता में वापस आने के लिए, तो ये वापस आने वाले नहीं है। रहा सवाल आपका पंकज जी, जो कानून व्यवस्था के बारे में आपने जो सवाल किया, ये पूरा देश जान रहा है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कहते थे कि 2005 के पहले ऐसा होता था जी, अब तो जो है से हॉस्पिटल में घुस करके 35 राउंड जो है गोलियां मार दी जाती है मरीज को। आप देख रहे हैं कि पटना के मतलब घरों में घुस करके मार दिया जा रहा है। पटना की सड़कों पर गोलियों की तरतराहट जो है आम बात हो गई है। किस प्रकार से देख रहे हैं कि मंत्रियों तक को खदेड़ा जा रहा है, क्योंकि जनता में उबाल है सरकार के प्रति, सरकार के जन विरोधी नीतियों के प्रति। कोई भी छात्र, युवा, नौजवान, किसान, कोई भी अगर अपनी मांगों को लेकर के सड़कों पे उतरने का काम करता है, उसको न्याय नहीं मिलता है, उसको लाठी डंडों से पीटा जाता है, दौड़ा दौड़ा करके मारा पीटा जाता है। ये बर्बरतापूर्ण कार्रवाई है इस सरकार की, जिसका आक्रोश जनता दिखला रही है और मंत्री लोग को भगने पर मजबूर होना पड़ रहा है। इसको समझने की जरूरत है पंकज जी। चलिए, समझने की जरूरत है, पर सवाल फिर वही उठ खड़ा होता है। मुझे लगता है निहोरा प्रसाद जी, एक सवाल आपकी पार्टी पर है कि भाई जेडीयू का भविष्य क्या है। ये तो सच बात है कि आरजेडी का भविष्य उसके समर्थकों को दिखाई पड़ता है, लेकिन जेडीयू का भविष्य, नीतीश कुमार की राजनीति जो है वो अंतिम पड़ाव पर है। लोग उसके भविष्य को लेकर के चिंतित हैं। क्या आपको लगता है आने वाले चुनाव में ये जेडीयू के लिए नुकसानदायक हो सकता है? पंकज जी, अपना दही को कोई खट्टा कहता है? आरजेडी का भविष्य जनता देख रही है, और हम लोग भी देख रहे हैं कि क्या उनका भविष्य होने वाला है। लेकिन आरजेडी के लोग तो मानेंगे नहीं कि हमारा भविष्य क्या होने वाला है। अरे बिहार की एक नंबर पार्टी 2020 में बिहार में 1 नंबर पार्टी का दर्जा राष्ट्रीय जनता दल को मिला, जनता का आशीर्वाद से ही। आपको तो 3 नंबर की पार्टी बिहार की जनता ने बनाने का काम किया। लोकसभा चुनाव में भी हमको जो है सबसे अधिक मत प्रतिशत मिला। नहीं तो ये जनता का विश्वास और आशीर्वाद ही है ना। नहीं, आप इस बार आप 5 नंबर पे जाइएगा कि 6 नंबर पे जाइए ना प्रमोद जी, ये जनता बदलाएगी। मुख्यमंत्री को अच्छा, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, फैसला लिया जाता है, बोलने दीजिए। जदयू के प्रमोद जी अगर ऐसे कोटा भी बिहार में प्रमोद जी अगर ऐसे बोलने नहीं दीजिएगा तो फिर जनता नाराज हो जाएगी कि आप सत्ता में आके बोलने नहीं दीजिएगा।
अभी विपक्ष में ही बोलने नहीं दे रहे हैं, तो जनता का काम करेंगे ना पंकज जी, जनता का काम करेंगे ना, समय कहाँ रहा बोलते रहेगा बोलने के लिए, जनता का काम करेंगे 24 घंटा। हाँ। नियोरा प्रसाद जी बोलिए। ये कह रहा था मैं पंकज जी कि गलत डायल हो गया इन लोगों को इस बार, जो एसआईआर के मुद्दे लेकर के बिहार में घूम रहे हैं, ये डायल इनका तेजस्वी ने राहुल को कन्विंस करके या राहुल ने तेजस्वी को कन्विंस करके ये डायल इनका गलत हो गया है। जनता समझ रही है कि बिहार में कोई विकास के मुद्दे नहीं है, इसीलिए नए मुद्दे जिस प्रकार बीपी सिंह वो फोर्स लेकर चले थे, वो उस तरह के मुद्दे लेकर चलने का काम राहुल जी ने किया है, तो जनता इस बात को समझ रही है। दूसरी बात, आरजेडी के मित्र हमारे लॉ एंड ऑर्डर पर देख लीजिए कि निहोरा जी बोल रहे हैं बिहार में लॉ एंड ऑर्डर 65 लाख से अधिक मतदाता सूची से नाम कट गया। अरे बोलने तो दीजिए ना। अरे ये जरा एक बार सुन लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर पे सुन लीजिए। हाँ आरजेडी वालों के साथ है। हाँ बोलिए बोलिए। मैं ये कह रहा था कि मैं बहुत लंबा नहीं बोलूंगा। ये देश के इतिहास में पहली बार किसी राज्य के मुख्य न्यायाधीश ने माननीय राज्यपाल को पत्र लिखकर यह कहा कि मेरे जान का खतरा है, अगर हमको कुछ हो जाए तो हमको कलकत्ता हमारे परिवार को भेज दीजिएगा। एक किनके राज में हुआ था, बसाक साहब किनके राज में चीफ जस्टिस 2005 के पहले ही आपको जाना है। मुजफ्फरपुर कांड नहीं याद है? मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड याद है कि नहीं याद है? अरे एक मिनट बोल लेने दीजिए, अभी जवाब दीजिएगा। अभी प्रमोद जी जवाब दीजिएगा। वर्तमान में पूछ लीजिए ना इनसे, क्यों प्रधानमंत्री ने अरे आप बोलिए प्रमोद जी अभी आपको 5 मिनट और समय देंगे इनका जवाब देने के लिए। हाँ बोलिए। बात मैं कहना चाहता हूं कि हिंद केसरी स्वर्गीय हिंद केसरी यादव बिहार सरकार के मंत्री थे। उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति को लिखा कि मंत्री रहते हुए कि मेरे और मेरे परिवार का जान का खतरा है, ये इनका लॉ एंड ऑर्डर ठीक था। तीसरा मैं कह रहा हूं कि 1992 में बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू यादव गया जिले में जो सामूहिक हत्याएं हुई थी, वहां से लौटकर पटना आने के बाद कहा कि मैं भी सुरक्षित नहीं हूं, यही लॉ एंड ऑर्डर था। अशोक सिंह यंग एमएलए जिसके क्वार्टर में घुसकर सवेरे सवेरे हत्या कर दी गई, यही लॉ एंड ऑर्डर था। यानी ऐसे आरजेडी के लोग बोलते हैं जैसे बिहार के मसीहा हो गए हैं। अरे आपके काल में जो तांडव हुआ बिहार के लोग, किसान को खेती नहीं करने दिया गया, नक्सल पैदा किया आपने, एमसीसी पैदा किया आपने, अपराधियों को पैदा किया आपने, अपहरण करने का रास्ता बनाया आपने। आज लॉ एंड ऑर्डर पर बात उठा रहे हैं। बिहार में आज भी लॉ एंड ऑर्डर सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, जनता भयभीत नहीं है। अगर समझ में नहीं आता है तो चले जाइए मेरिन ड्राइव पर 12 बजे रात में घूमने के लिए, कैसे माता बहन बेटा बेटियां सब एंजॉय करते हैं। चलिए आपने अपनी बात रख दी। अब नहीं हो रहा, माफ करिएगा, प्रमोद जी कहना चाह रहे हैं, आप जवाब 2 मिनट में दीजिएगा। रामबंधु बस जी के पास जाऊंगा। नहीं पंकज जी, मैं कह रहा था कि ये कह रहे थे 2005 के पहले 1990 और 92 चले जाते हैं, वर्तमान में तो इनको कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। अरे मेरा प्रश्न है कि मंत्री को क्यों दौड़ा करके 1 किलोमीटर तक दौड़ाया जा रहा है, इस पर थोड़ा सा चिंतन ये लोग कर लेते। क्यों पटना राजधानी की सड़कों पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी रोड शो करने के लिए आते हैं और गाड़ी में बैठे रहते हैं, गाड़ी के अंदर से ही ऐसे हाथ हिलाने का काम करते हैं, शीशा भी नहीं खोलते हैं, तो कौन सा डर है? उनको पता है कि कुछ दिन पहले जो है ना पटना राजधानियों में गोलियों की तरतराहट। चलिए ठीक है। आपने आप थोड़ा नहीं थोड़ा सुन लीजिए ना।
एक पोलो रोड जो हमारे नेता प्रतिपक्ष का जो आवास है, उसके बाहर जो है 4 राउंड गोलियां चलाई जाती हैं। आज अरे तो महीनों से अपराधी ज्यादा हो ठीक है, गया। कहीं ना होगा। बगल में जेल में राजभवन है, अपराधियों को बगल में बैठाइएगा, एक अने मार कहीं गए, ना होगा। बगल में एक अने मार गए। ये लोगों ने अभी तक अपराधी को क्यों नहीं चलिए पकड़ा? राम अगर बंधु नहीं बस पकड़ा जी, तो राम इस्तीफा बंधु क्यों बस नहीं जी, देते राम हैं? बंधु बस जी, फाइनल कमेंट्स। देखिए, वेलफेयर स्कीम की झड़ी नीतीश कुमार ने तो लगा दी है, और भले ही 200 यूनिट बिजली फ्री देने की बात करें, लेकिन 125 यूनिट दे दिया गया। आपने देखा दिव्यांग, बूढ़े, जीवन सुरक्षा योजनाओं में कई तरह से मानदेय बढ़ाया गया। ये नीतीश को फायदा करेगा या उनके खिलाफ माहौल बन चुका है, इस पर मोहर तो चुनाव में लगेगा। पर आप ये देख पा रहे हैं क्या कि लॉ एंड ऑर्डर का जो मसला आरजेडी लगातार उठा रही है पिछले कुछ दिनों से, आपको लगता है लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर आरजेडी पे लोग भरोसा करने जा रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पे पिछला कुछ ऐसा पिछले 3-4 महीनों में जो एक के बाद एक लगातार हत्याएं हुई हैं, उससे नीतीश कुमार की सुशासन बाबू की छवि पर चोट पहुंचा है। लेकिन इसी के साथ जुड़ी एक और बात है कि नीतीश कुमार के पूरे कार्यकाल में 2005 से लेकर आप 25 तक देख लीजिए, लगातार हत्याओं का जो सीरीज है वो पिछले ही 4-5 महीनों में हुआ है। वो तब जब नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर के भी समस्या की अटकलबाजी मीडिया में थी कि क्या नीतीश कुमार स्वस्थ है या नहीं, या सरकार कौन चला रहा है। तो जिस वक्त बिहार में इस बात की चर्चा थी कि सरकार नीतीश कुमार नहीं चला रहे, वह स्वस्थ हैं, वही दौर था जब लगातार हत्याएं होती थी। तो मैं यही बात कहना चाहता हूं कि नीतीश कुमार बड़ा बढ़िया डिफेंड कर रहे हैं। ये राजनीतिक विश्लेषक जो हैं, ये कह रहे हैं कि जो चैलेंज है, नहीं मैं नहीं ठीक है, परसेप्शन देखिए प्रमोद जी अपना अपना व्यूज है। कई राजनीतिक विश्लेषक आते हैं जो आपके पक्ष में भी बहुत सारी बातें रखते हैं, ये उनको बोलने दीजिए। बड़ा सवाल यही है कि जितने भी वेलफेयर स्कीम्स को नीतीश कुमार ने जमीन पर उतारा है, क्या नीतीश कुमार का वोट बैंक अभी भी इंटैक्ट है? अगर वो वोट बैंक इंटैक्ट है तो नीतीश फिर से प्रासंगिक साबित होंगे। लोकसभा चुनाव में बहुत सारे पोल पंडित ने उनको राइट ऑफ कर दिया था, लेकिन नीतीश कुमार ताकतवर बन करके उभरे। अभी फिर से लोग कह रहे हैं अचेत हैं, बीमार हैं, रूल नहीं कर सकते, हाईजैक्ट हैं, तमाम रिटायर्ड अधिकारियों से घिरे हुए हैं। पर बड़ा सवाल यह है कि नीतीश के पक्ष में मतदाता है क्या? इसकी परीक्षा इस चुनाव में जरूर हो जाएगी। बिहार की बात में प्रमोद कुमार सिन्हा जी, निहोरा प्रसाद जी और रामबंधु बस जी और साथ ही साथ राकेश पोद्दार जी शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।